अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोरर पर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की फतवाहत को दुबई में ब्रेक लगा दिया। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वालों में अब आ गए नंबर 3 पर। टाइम जब कमबैक हुआ मेरा इसी ग्राउंड पे 2014 में जनवरी में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त और यही कोशिश थी कि यार इस लास्ट चांस है और मुझे पता था कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा तो बाहर जाऊँगा। तो बस ये थे कि एफर्ट बहुत थी, हार्डवर्क बहुत थी। और देखिए शारजा टेस्ट के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली पर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली क्या कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट मैच में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी पर शिकस्त से 2-4 किया न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को, और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें दूसरे टेस्ट के लिए दुबई पहुंची। तो उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान जिसने ऑस्ट्रेलिया को 2 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से हराया, पहला टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता, वो शायद इस टेस्ट मैच में एक और फतह हासिल करेगी। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि 3 मुसलसल टेस्ट मैच जीतने वाली टीम में 3 तब्दीलियां हों और टेस्ट मैच हारने वाली टीम में कोई तब्दीली ना हो। कुछ फिटनेस मसाइल ने पाकिस्तान टीम को मुश्किलात में घेर लिया और इनिंग का आगाज इस बार अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज की जगह तौफीक उमर और शान मसूद ने किया। दोनों इनिंग में तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे तौफीक उमर, और शान मसूद ने दूसरी इनिंग में 40 रन बनाकर किसी हद तक अपनी शिरकत को ठीक साबित करने की कोशिश की। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन गुलाम अली साहब। क्या कहेंगे गुलाम अली साहब, आप क्या दबाव था या बहुत दिन से बाहर बैठे थे तो शायद अपने आप को सेटल नहीं कर सके सिचुएशन में? देखिए, शान मसूद का अगर मैं आपके हिस्ट्री पे नज़र डालूं करियर के, तो शान मसूद का करियर को इतना ज़बरदस्त नहीं रहा। फर्स्ट क्लास के हवाले से बात करूं, जब इनका इंक्लूजन हुआ पाकिस्तान टीम में तो अपने करियर में सिर्फ इन्होंने 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी और इनकी कंसिस्टेंसी का जो है इशू रहा है हमेशा से। तो नो डाउट उनको मौके मिल रहे हैं टीम के साथ रहने के और खेलने के भी इसी तरह मिलेंगे। इसी तरह अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप इतने हाई प्रोफाइल परफॉर्मर नहीं होते, तो आपको इसी तरह पीसेज में आपको मौके मिलते हैं। अब शान मसूद पर डिपेंड करता है कि अपने आप को किस तरह प्रूव करते हैं कि वो इस टीम के लिए ज़बरदस्त एक प्लेयर बन सकते हैं या एज ए ओपनर मुस्तकिल अपनी जगह बना सकते हैं। गुलाम अली साहब, जिस तरह पाकिस्तान को दूसरी इनिंग में 261 रन का हदफ दिया न्यूजीलैंड ने, और बड़ा ब्रेव डिसीजन था कीवी कप्तान ब्रेंडन मैककलम का, और उन्होंने 72 ओवर के खेल में पाकिस्तान को यह हदफ दिया, और जिस तरह पाकिस्तान टीम की तरफ से रिप्लाई किया गया उस पर आप क्या कहेंगे? देखें, हमेशा एक बात जानता हूं कि जो क्रिकेट खेल बहादुरों का है और वो शो किया ब्रेंडन मैककलम ने। मैं समझता हूँ जिस तरह आज उन्होंने क्रिकेट खेली है और इस टेस्ट मैच में अगर इंटरेस्ट पैदा किया तो न्यूजीलैंड ने पैदा किया है। 72 ओवर में 260 रन का टारगेट जो दिया उन्होंने और जिस अप्रोच से खेली उनकी टीम, मैं समझता हूँ अमेजिंग क्रिकेट खेली। और देखिए, शाहीन तो हमारी टीम कहलाई जाती है शाहीन, लेकिन शाहीन वो परिंदा होता है जो अगेंस्ट द विंड, जितना हवा उसकी मुखालिफ होती है उतनी ऊंची परवाज करता है। तो जिस तरह आज परवाज की है न्यूजीलैंड की टीम ने, उसके कप्तान ने, मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू मैककलम एंड हिज टीम। और जनाब, न्यूजीलैंड की टीम ने पेइंग में कुछ 10 रन की सबकत हासिल की और दूसरी इनिंग में न्यूजीलैंड की जानिब से रॉस टेलर फॉर्म में नजर आए और उन्होंने सेंचुरी दाग दी, करियर की 12वीं। जिस अंदाज में उन्होंने इस इनिंग में बैटिंग की और सेंचुरी स्कोर की, आपको बताते हैं रॉस टेलर न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप के अहम खिलाड़ी हैं। इस इनिंग में 133 गेंदों पर 104 रन उन्होंने स्कोर किए, 12 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे। 78.19 उनके रन बनाने का इस इनिंग में स्ट्राइक रेट रहा। उनकी बैटिंग की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। It's a good delivery. They'll go for 4. Good looking drive. There it is. Ross Taylor's done it. He's broken his duck of centuries against Pakistan. It's his first Test 100 in 13 innings, his first this year. He's 12th at this level. He draws level with John Wright. And only Martin Crowe now with 1700s is ahead of him for the Black Caps. Well played, Ross Taylor. A terrific innings. टेस्ट क्रिकेट में ये न्यूजीलैंड की जानिब से
73वीं सेंचुरी थी जो रॉस टेलर ने आज 12वीं सेंचुरी के साथ स्कोर की और अब न्यूजीलैंड की जानिब से जो सबसे ज़्यादा सेंचुरियां उसमें वो नंबर 3 पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड की जानिब से सबसे ज़्यादा 17 सेंचुरियां टेस्ट क्रिकेट में मार्टिन क्रो ने बनाई, साबिक कप्तान जॉन राइट ने 12 और रॉस टेलर अब उनके हम पल्ला हो गए हैं 12 सेंचुरियों के साथ। नैथन एस्टल ने 11 सेंचुरियां स्कोर की और ब्रेंडन मैककलम जो टीम के कप्तान हैं वो 11 सेंचुरियां स्कोर कर चुके हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे दुबई टेस्ट में पाकिस्तान की फील्डिंग पर। पाकिस्तान टीम की जानिब से यूएई में अब तक जो 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 2-2 टेस्ट खेले हैं, उनमें पाकिस्तान के बॉलर्स की कारकर्दगी, बिलखुसूस स्पिनर्स ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। यासिर शाह ने पाकिस्तान के लिए अब तक इन 4 टेस्ट मैचों में 23 और जुल्फिकार बाबर ने 27 विकेटें हासिल की हैं। कुल मिलाकर दोनों ने अब तक 4 टेस्ट मैचों में 50 विकेटें हासिल की हैं। यासिर शाह ने न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग में 5 विकेटें हासिल की। उनके करियर में यह पहला मौका था जब उन्होंने पहली बार 5 विकेटें हासिल की। उनकी बॉलिंग आपको दिखाता है। Now he's taken a catch and he's been given out. Tom Latham. Oh, that's a beauty. Out of the footmarks. Corey Anderson's gated. He's gone for a duck. Man back. Rad Ali. And he's taken it. And I think this might be it. गुलाम अली साहब, बहुत ज़्यादा इन्हिसार था हमारा सईद अजमल पे, अब्दुल रहमान पे और हफीज़ के ऊपर, और ये तीनों ही पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त नहीं है। और 4 टेस्ट मैचों में 50 विकेटें हासिल करना, यासिर शाह का 23 और 27 विकेटें जुल्फिकार बाबर का हासिल करना, कितना अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये तो बात तय थी कि इस कंडीशन में जो ये 2 बॉलर हैं, इनके एक्सपीरियंस इतना है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कि यहाँ पे ये कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन चूंकि आप जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आते हैं आपको प्रूव करना पड़ता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो जानते थे इन बॉलरों को, जिन्होंने देखा हुआ था, उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये परफॉर्मेंस करेंगे पाकिस्तान के लिए, और वैसे ही हुआ। क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा विकेटें, यानी कि आप एक बॉलर ने आपके 350 ज़्यादा विकेटें ली हैं फर्स्ट क्लास में, एक ने 300 के करीब ली हैं विकेटें, और उनको पता है किस तरह आउट करना है, तो मैं समझता हूँ इस कंडीशन में जब उनके फेवर की कंडीशन हो तो वहाँ परफॉर्मेंस उनका दिखाना कोई, मैं समझता हूँ कि ऐसी उछंबे की बात नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगा जुल्फिकार बाबर ख़ास तौर पर मैं कहूँगा इस टेस्ट मैच में थोड़ा सा बुझे से नजर आया। जो एक्सपेक्टेशन थी इस टेस्ट मैच में खास तौर पे जुल्फिकार बाबर जो है वो थोड़ा सा कम नजर आया यासिर शाह के मुकाबले में। 4 टेस्ट मैच आप 1 गो में खेल चुके हैं, अगला टेस्ट मैच आपका शारजा में है, और उस टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड का फॉर्म में वापस आना, न्यूजीलैंड का अच्छा क्रिकेट खेलना पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में, टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक उन्होंने दुबई टेस्ट मैच में अच्छी क्रिकेट खेली है। शारजा में ये चीज़ उनके कितने हक में जाएगी? देखिए, न्यूजीलैंड जब यहाँ आई थी सीरीज़ को खेलने के लिए, तो उनके जो मैं देख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज या जो उनकी बातें सुन रहा था, मैं जो इंटरव्यू देख रहा था, वो कुछ करना चाहते थे सीरीज़ में। अपने जो बुरे रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट उसमें कुछ करना चाह रहे थे। खुशकिस्मती से न्यूजीलैंड के पास कैप्टन जो इस वक्त मौजूद है और जिसने प्रूव किया है पिछले 3-4 सीरीज़ों में जो खेले हैं वहाँ पर जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है और जिस तरह अपनी टीम को लड़ाया। आज अगर देखें आप, जिस तरह से डिक्लेरेशन की उसने, और ये मैसेज था पाकिस्तान टीम के लिए। हालांकि पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी थोड़ा सा बैकफुट पे करने का न्यूजीलैंड के, वो किस वक्त मिली थी जब सरफराज अहमद के 100 रन हुए थे और पाकिस्तान की लीड कोई 20-30 रन की रह गई थी, पाकिस्तान की 1 विकेट बाकी थी। पाकिस्तान को वहाँ चाहिए था डिक्लेयर करना और ये मैसेज देना कि हम मैच जीतने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसके 100 करने के बावजूद कैरी किया। टाइम इतना नहीं था कि आप जाते आगे। अगर वहाँ सरफराज जब नॉट आउट थे वहाँ डिक्लेयर कर देते 20-30 रन पहले, तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता टीम को, ड्रेसिंग रूम में जाता आपके, और सामने वाली टीम को अगेंस्ट जो आपके खेल हैं उनको एक मैसेज जाता कि हम इस मैच को जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया की मैसेज देने वाली। लेकिन वहाँ पे मैसेज देने की जब बारी आई ब्रेंडन मैकुलम की, उसने अपने लड़कों को क्या हिदायत की किस तरह क्रिकेट खेलनी है और कब उसने डिक्लेयर किया, उसने आपको बैकफुट पे कर दिया। और अब वाकई आप खेलते हुए नजर आए, डरे हुए नजर आए कि आप जो उसने चाहा आप उसकी तरीके से क्रिकेट खेली आपने। तो ये दुबई टेस्ट में गुलाम अली कहते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छा कमबैक किया है पहले टेस्ट मैच में चारों खाने चित होने के बाद, और पाकिस्तान के नए हीरो बने हैं विकेट कीपर सरफराज अहमद। लेकिन उनकी विकेट कीपिंग को लेकर कुछ सवाल जरूर हैं, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद सरफराज अहमद पर कुछ बात करेंगे और पूछेंगे गुलाम अली से कि दुबई टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। और जनाब, एक बार फिर सवाल है कि क्या पाकिस्तान टीम
2013 में जब पाकिस्तान ने शारजा में एक दिन में 300 से ज़्यादा रन बनाकर श्रीलंका को शिकस्त दी थी, क्या आज वो तारीख पाकिस्तान टीम दोहराएगी? वही सरफराज अहमद क्रीज पर मौजूद हैं जिनके बल्ले से रन्स का सैलाब उबल रहा है और एक और सेंचुरी उन्होंने की और साल 2014 में अब तक उनकी सेंचुरियों की तादाद 3 हो चुकी है। अपने बारे में वो कहते क्या हैं, आपको दिखाते हैं। नहीं, हार्डवर्क तो बहुत है पीछे, क्योंकि काफ़ी पहले जब टीम में लास्ट टाइम जब कमबैक हुआ मेरा इसी ग्राउंड पे 2014 में जनवरी में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस वक्त और यही कोशिश थी कि यार इस लास्ट चांस है और मुझे पता था कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करूँगा तो बाहर जाऊँगा। तो बस ये थे कि एफर्ट बहुत थी, हार्डवर्क बहुत थी, घर वालों की दुआएं थी, माँ बाप की, और जो लोग मेरे साथ खेलते हैं और जो मुझे खिलाते हैं उनकी काफ़ी सपोर्ट थी। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया और ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है टॉप रन गेटर हूँ उस वक्त विकेट कीपर्स में। गुलाम अली साहब, पहली इनिंग में जो सेंचुरी की है सरफराज ने, अगर वो सेंचुरी ना करते तो सिचुएशन शायद अब और पाकिस्तान के लिए गंभीर होती, लेकिन अब जब वो बैटिंग करने के लिए आए उन्होंने वहीं से इनिंग शुरू की है जहां से खत्म की थी। अगर यहाँ सरफराज नामुमकिन को मुमकिन कर गए तो क्या कहेंगे? देखिए, अब तक जो इस टेस्ट मैच में अगर फ़र्क दोनों टीमों में अगर देखें तो फ़र्क सरफराज का रहा है। जो उसकी इनिंग थी उसने फ़र्क डाल दिया इस टेस्ट मैच में। मैं समझता हूँ कि सरफराज जिस तरह का प्लेयर है और अगर कुछ जिस तरह आपने कहा कि अभी जो सिचुएशन चल रही है वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे खिलाड़ी की मैं ज़रूर बात करूँगा जब आपको ये पता चल जाए कि आपकी मुखालफत में सब खड़े में और आपको अगर अपने बल्ले और ग्लव्स पे भरोसा होना चाहिए। इस तरह अगर हर खिलाड़ी को पता चल जाए कि मेरा बल्ला जब बोलेगा, मेरी जब हाथ की जो क्लास बोलेगी, जब मैं विकेट टेकर हूँ, अगर मैं विकेट लूँगा तो मेरा सर्वाइवल है। अगर मैं इधर उधर जाऊँगा, लोगों की तरफ देखूँगा, तो फिर क्रिकेट इसी तरह खेलता है। असद शफीक के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि वो मिडल ऑर्डर बैट्समैनों के साथ तो बड़ा अच्छा खेलते हैं, इनिंग को ग्राफ्ट करते हैं, लेकिन जहां वो टेल एंडर के साथ बैटिंग करते हैं थोड़ा फंस के खेलते हैं। तो आपको लगता है कि ये उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है जवाब देने का? देखिए, असद शफीक ने नो डाउट के जो क्रिकेट खेली अब तक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और जो वो क्रिकेट खेलते जाएंगे रेगुलर टेल के साथ जिस तरह खेलना आना चाहिए, जिस तरह सरफराज ने कल शो किया किस तरह टेल के साथ खेलते हैं। बेसिकली पैनिक आप नहीं होते जब आप टेल के साथ खेलते, अगर पैनिक हो गए तो आप फिर गलतियां करते हैं और सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस देते हैं। तो सरफराज ये शफीक मैं समझता हूँ जूजू इनको इस तरह का एक्सपीरियंस होगा टेल के साथ मैक्सिमम खेलने का, तो ऐसे प्लेयर हैं कि वो इससे खेलना सीख जाएंगे नीचे भी। तो अब जिस अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से सरफराज बैटिंग कर रहे हैं, गुलाम अली साहब, आपको लगता है कि दुबई टेस्ट मैच में पाकिस्तान कोई तारीख रकम करने जा रहा है? दुबई टेस्ट मैच में वो पाकिस्तान करेगा जो चैलेंज ब्रेंडन मैकलम ने पाकिस्तान को दिया था, उसको एक्सेप्ट करेगा पाकिस्तान? आप भी इतने ज़्यादा क्रिकेट कवर कर रहे हैं कि कभी किसी खिलाड़ी को ऐसे खेलते देखा जिससे सरफराज खेल रहे हैं? नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। एडम गिलक्रिस्ट का मुझे याद है करियर जब स्टार्ट हुआ था उन्होंने भी इस तरीके का स्टार्ट लिया था। तो मैं समझता हूँ कि हैरान क्रिकेट खेल रहा है। जब हैरान क्रिकेट खेलते हैं आप तो रिजल्ट भी ऐसी हैरान को नताए जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं सरफराज के बारे में यही कहूँगा कि इस वक्त अनबिलीवेबल क्रिकेट खेलना है और ऐसी क्रिकेट सारी उम्र खेलना मैं नहीं समझता हूँ मुमकिन हो सके, और जितनी दिलेरी से खेल रहे हैं इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा इनको। और अब जो इन्होंने अपने लिए जो एक बेंचमार्क सेट किया है लोगों की नज़रों में, जिस हाई परफॉर्मेंस पे ये आ गए, अब ये थोड़ा सा भी नीचे आएंगे तो लोग शायद इनको इतना लाइक ना करें, क्योंकि बहुत हाई परफॉर्मेंस बेंचमार्क इन्होंने अपने लिए खुद बनाया है जो लोग अब एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये सरफराज के लिए भी थोड़ा सी मुश्किलात हो सकती हैं कि जब आप इतना ज़बरदस्त परफॉर्मर बन जाए और फिर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आती है, बातें होती हैं। सरफराज के लिए तो मुश्किलात होंगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूजीलैंड के जरूर लिए मुश्किलात हो सकती हैं जितनी देर सरफराज इख्तितामी ओवर्स में क्रीज पर मौजूद रहेंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और ये वही मैदान है जहां उन्होंने कम बैक किया था श्रीलंका के खिलाफ। उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली थी और उसके बाद पीछे मुड़कर उन्होंने देखा नहीं था। तो यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब कि आप हमारी दावत पर स्टूडियो आए और आपने पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर तबसरा किया। तो जनाब, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, ये इस हफ्ते का हमारा आखिरी प्रोग्राम था। हफ्तेवार तातील के बाद आपसे अगली मुलाकात बरोज़ पीर होगी। तब तक के लिए सैयद याहुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।